हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का लेसन 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस पूरे लेसन को ख़त्म करेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पेपर में आने की संभावना है, थ्योरी है, जितने भी लोग जुड़े हैं सब के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। बहुत ही लंबा चैप्टर है, पढ़ना बहुत ही मुश्किल है और अभी तो स्कूल भी नहीं खुले हुए हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को इस सारे लेसन को हम आपको एक ही वीडियो में लगभग 10 मिनट की 12 मिनट की वीडियो बनेगी, इसी में आपको ये सब बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेसन 1 के फर्स्ट पेज से, ये है हमारी कॉपी और इसके साथ एक सहायक पुस्तिका यानी जिसे आप गाइड बोलते हैं, वो है अवतार की। तो इसमें से पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद अवतार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम पिक करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं लेसन 1। इसमें आपको सबसे पहले प्रस्तावना मिल जाएगी और कई सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिल जा रहे हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, क्रांतिक युग, जर्मनी और इटली का निर्माण, राष्ट्र दृश्य कल्पना, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ये 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और इन्हीं 6 पॉइंट में से आपको अगले आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही ये बहुत ही कठिन चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इसमें से क्वेश्चन जो है बनते हैं, इस बार भी आया था, मैंने देखा था। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना दी गई है, प्रस्तावना को छोड़ देते हैं। फिर आते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इस वाले पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर पहले आते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति क्या है, इसे मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रांसीसी क्रांति, जब हम अंग्रेज़ों से जूझ रहे थे, हमारे देश में अंग्रेज़ी शासन था, तब फ्रांस एक ऐसा देश है जिसमें अंग्रेज़ी शासन था, यानी कि विदेश के लोग उस देश पर भी शासन किया करते थे। तो भारत से पहले ही उसमें उनके देशों में क्रांतिकारियों का उदय हुआ, जिन्होंने अपने देश से विदेशियों को भगाया और अपने देश में स्वदेश यानी अपने देश को स्वतंत्र कराया। इस स्वतंत्र कराने में जो भी उनका जनधन की हानि हुई, जो भी लोग शहीद हुए, ये बहुत ही बड़ी घटना हुई और इसी से पूरे यूरोप में क्रांति का प्रचार प्रसार हुआ और क्रांति फैली। बहुत सारे देश इसके बाद इंग्लैंड में आज़ाद हुए, बहुत सारे देश थे। तो सबसे पहले जो बहुत बड़ी क्रांति थी वो फ्रांस में हुई। इस बड़ी घटना को ही हम फ्रांसीसी क्रांति से जानते हैं। और इस लेसन में जब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो फ्रांसीसी क्रांति से ही आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको 9th में भी पढ़ने को मिला होगा। तो फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है आपको इसमें का मेन पॉइंट, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में कौन कौन थे, इसका दार्शनिक कौन था, क्रांतिकारी कौन थे, और इसमें जिस लेखक ने सब कुछ लिखा, यानी कि जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने कुछ लिखा अपने देश में कि लोगों को भड़काने के लिए, से बिस्मिल ने लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल, आपने पढ़ा होगा क्लास 5 में। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग थे। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेडरिक सारियू के 4 चित्रों की श्रृंखला, 1848 ईस्वी में कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। इसमें कल्पना दर्शक यूटोपिया को दर्शाया गया, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई जिसमें यूटोपिया को दर्शाया गया था। इसके बाद ये रहा आपका ये चित्र, अगर आप चाहें तो इस चित्र को देख सकते हैं। इसमें मेन रूप से जो एकता, जिसे आप बोलते हैं यूनिटी, एकता को इसमें दर्शाया गया है और एकता ही हमारा सबसे बड़ा बल है। इस पूरे लेसन को मैं आपको कहानी की तरह समझा दे रहा हूँ, जिससे आप जब कहानी आप सुन लेते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाती है और आप अगर चाहें उस कहानी को पढ़कर ही बिना आंसर देखे आप बिना क्वेश्चन पढ़े आप आंसर बता सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर थोड़ा आना है आगे, और ये अंस्टर रेनन है, ये सब कुछ नहीं आएगा इसमें। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति पहला क्वेश्चन बन सकता है और आया था इस बार 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। तो यहाँ पर सबसे जो इसका मुख्य क्यों हुई थी, अगर आज आ गया तो पहले आपको जानना चाहिए फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी। तो जो लुई 16वां था वो एक योग्य शासक, जिसे आप बोलते हैं एबल, योग्य शासक नहीं था। उसने अपने देश में कई सारे गलत काम कराए,
जैसे कोई भी कहीं पर भी अत्याचार हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता था, निरंकुश था, किसी भी मतलब बात पर वो जोर नहीं देता था। तो इसे एक एबल जो मतलब योग्य शासक है वो नहीं बन सका। इसके लिए पहले तो वोट पड़ते नहीं थे कि इस बार चलिए इनको वोट दे देंगे, ये जीत जाएंगे। पहले एक ही सिस्टम था, जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो जब लुई 16वां राजा था वो निरंकुश था, तो निश्चित है जब पिता ही निरंकुश है तो बेटा तो निरंकुश होगा ही। तो जब लुई 16वां निरंकुश था तो उसका बेटा जब आने वाला राजा भी निरंकुश होता। ऐसे ही फ्रांस में निरंकुश राजा का ऐसे आते रहते और उसका विकास कभी ना हो पाता। तो इसी पर जो क्रांतिकारी थे वहाँ के, जो अपने देश को एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते थे, उन्होंने लुई 16वां के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और इस घटना यहाँ पर जब इसके विरुद्ध जब आवाज़ उठाई गई तो बहुत से जो लुई 16वां है उसमें अत्याचार कराने लगा क्रांतिकारियों पर। तो इसी घटना को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। तो पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको सबसे पहला जो आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में देखिए लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां तीनों निरंकुश थे, यानी कि जो निरंकुश शासन था। सबसे पहला राजनीतिक कारण निरंकुश शासन, और दूसरा दोषपूर्ण शासन हो गया। सामाजिक कारण में आएंगे तो जो वहाँ पर जातिवाद जिसे आप बोलते हैं, भारत में जातिवाद बहुत था, ये थे हमारे सामाजिक कारण। और आर्थिक कारण में फिजूल खर्च था। लुई 16वां निरंकुश था, उसके पास कोई पैसा नहीं था और जनता का आर्थिक शोषण कर बहुत वसूलता था लेकिन पैसा रुक नहीं पाता था। धार्मिक कारण था, एक ही धर्म को मान्यता मतलब सांप्रदायिकता थी, एक ही धर्म को मान्यता थी, जैसे हिंदू को मान्यता दी जाए मुसलमान को ना दी जाए, तो यही सब सिस्टम था। तो पहला आता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, पहला क्वेश्चन 1789 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन कि इसके कारण क्या थे, तो राजनीतिक कारण, सभी जितने राजा थे निरंकुश थे। फिर सामाजिक कारण जातिवाद था। तीसरा जो है हमारा यहाँ पर आर्थिक कारण, फिजूल खर्ची था, पैसा यानी कर अधिक वसूला जाता था और राजकोष में पैसा नहीं होता था। इसके बाद देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर प्रभाव, यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो यूरोप पर क्या प्रभाव पड़े। तो कई सारे ऐसे प्रभाव पड़े जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, क्यों हुई, इसके कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या हैं। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके जो प्रभाव हैं वो हैं कि मतलब कि जो आर्थिक कारण था, यानी कि पैसा कम था, जनता को वहाँ पर एक नए पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वहाँ पर अपने देश के प्रति जो आस्था है वो बढ़ी। दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि जो यहाँ पर न्यायालयों में मतलब कि लुई 16वां के डर से गलत जो है दे दिए जाते थे फैसले, वो सब अच्छे हो गए। न्यायालय को उच्च स्तर पर मतलब कि ज़्यादा उसमें समृद्धि करनी पड़ी, अच्छे से बनवाया गया। फिर आयात निर्यात पर जो कर लगते थे, शुल्क जिसे बोलते हैं, जैसे अभी तो कुछ नहीं लगता है, पहले अगर आप सामान बेचते या सामान खरीदते तो उस पर आपको पैसे देने पड़ते थे। तो जो वो सिस्टम था वो हटाया गया, उस पर कोई अब मतलब वो नहीं है। अब आप किसी भी सामान और ख़रीद बेच सकते हैं, ये सिस्टम लगाया गया। इसके बाद जो वहाँ पर एक नई राष्ट्रवाद भावना का प्रसार हुआ और सभी लोगों में एकता का संचार हुआ, जिसे आप यूनिटी बोलते हैं, एकता में ताकत होती है। तो ये सब कुछ प्रभाव थे, जैसे एकता का निर्माण, राष्ट्रीय भावना का संचार और न्यायालयों की समृद्धि, आयात निर्यात शुल्क का ना लगना, ये कई सारे प्रभाव आपको यूरोप पर दिखाई दिए। और एक प्रभाव था कि फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप में क्रांतिकारियों का अत्यधिक उदय हुआ और यूरोप के अत्यधिक देश अपने देश से निरंकुश शासन का अंत करने लगे। और इसके बाद देखते हैं क्या यहाँ पर कुछ नेपोलियन के बारे में दिया गया है जो आपके लिए जानना आवश्यक है। अब यहाँ पर इतना तो हो गया, ये फ्रांसीसी क्रांति जो यहाँ पर हमारे पढ़ना था, मेन जो थ्योरी थी फ्रांसीसी क्रांति ही थी मेन बताएं तो। अब इसके बाद हमें इस किताब को कर देना है बंद, इसे हमने बंद कर दिया। खोलना है आपको अवतार, इसे इधर रख देते हैं। अवतार जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर मेरे पास अवतार है, आप मास्टर माइंड कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू की, तो सही आंसर है 1804 ईस्वी में, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर और इसमें दूसरा मेन क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई, तो बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त नीति द्वारा। दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
इन सारे क्वेश्चंस के जो नोट्स हैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, इंग्लैंड में राजतंत्र कब समाप्त हुआ। यानी कि जैसे फ्रांस में क्रांति हुई, हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में क्रांति हुई से जब इंग्लैंड में क्रांति हुई तो इंग्लैंड कब आज़ाद हुआ, 1688 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है नेपोलियन संहिता का क्या है। ये कम इम्पॉर्टेंट है पर बता देता हूँ आपको पढ़कर। नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। इसे प्रशासनिक क्षेत्र में नेपोलियन ने क्रांतिकारियों का मतलब कि देखिए कुल मिलाकर नेपोलियन अपने देश को सुदृढ़ बनाना चाहता था, इसलिए उसने एक संहिता का निर्माण किया जिसमें जातिवाद सांप्रदायिकता कुछ नहीं थी, एक स्वच्छ मतलब कि जो नियम थे सभी के लिए समान थे। ये नेपोलियन संहिता। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1832 की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो 1832 की संधि कुस्तुनतुनिया, आप जानते होंगे कुस्तुनतुनिया की संधि है जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इटली का एकीकरण कब हुआ। तो इटली का एकीकरण आप लोग जानते ही हैं, सन 1860 ईस्वी में इसके लिए जो संघर्ष होते हैं शुरू हो गए। सन 1871 में इसका इटली का एकीकरण हुआ। तो इटली के एकीकरण से संबंधित व्यक्ति हैं मेजनी, गैरिबाल्डी, काबूल, ये बहुत आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति में उन घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो यूरोप के भागों में संबंध रखने वाले लोगों को प्रभावित किया। तो वो घटनाएं आपको लिखना है जैसे जो प्रभाव पड़े उस पर, उसी को आपको घटना के रूप में लिखना है। जैसे कि यूरोप में राजतंत्र क्रांति हुआ, बहुत सारे प्रभाव पड़े, तभी तो सभी देशों ने अपने मतलब देश को एक अच्छे देश बनाने की मतलब अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो यही जो प्रभाव भी मैंने आपको बताया कि एकता का संचार हुआ, राष्ट्रवाद का संचार हुआ, ये सब आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो इसका आंसर है 1848 ईस्वी के बाद यूरोप राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादी अवसर राष्ट्रवादी भावना का प्रयोग किया। जर्मनी में मध्यवर्गीय लोगों के बीच भावनाएं व्यापक थीं। 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित सदस्यों का आंदोलन नेतृत्व किया। यानी कि जर्मनी, पहले बता दें ऐसे कहानी टाइप से, जर्मनी जो एकीकरण कैसे हुआ। पहले जर्मनी एक नहीं था, पहले जर्मनी 5-6 भागों में बंट चुका था। तो जब वहाँ के जो राजा थे फिर उनमें एक संचार हुआ, एक भावना का संचार हुआ, हाँ हमें एक रहना चाहिए। तब 1860 ईस्वी में सभी देशों के जो राजा हैं उन्होंने मिलकर संघर्ष किया और 1871 ईस्वी तक इन सभी के संघर्षों से जर्मनी को एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए एवं राष्ट्रवाद के किस मतलब कि उदारवादी राष्ट्रवाद का आपको अर्थ बताना है। तो इसे आप कैसे बताना है, जैसे एक होता नहीं है उदारवादी भावना, तो बिना लड़ाई झगड़ा किए अपने राष्ट्र को एक अच्छा राज्य बनाना ही उदारवादी जो राष्ट्रवाद है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना था हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।